Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Ajmal Chat and welcome to my class. In this video, we are going to discuss important topic terminal velocity. स्टूडेंट आपने अक्सर देखा है जो एयर ड्रायर मशीन होती है उसके ऊपर एक बाल आपको नज़र आ रही है कि वो एयर में सस्पेंडेड रहती है। जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो ये बाल साइडों में नहीं गिरती और एक ही जगह पे सस्पेंड रहती है। ऐसा क्यों होता है इसको हम इस टॉपिक के लास्ट वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपने बारिश को देखा है अक्सर कि बारिश के जो ड्रॉप्स हैं वो एक ही जगह पे एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है? जी बिल्कुल नहीं, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता क्योंकि इसकी ये टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट के एक ऑब्जेक्ट है जो एयर से फॉल कर रहा है, तो ये देखें कि ये एक बड़े आराम से एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? इसमें कौन सी ऐसी वेलोसिटी है, कौन सी ऐसी फोर्सेस लग रही हैं इसके ऊपर कि ये जो बारिश और उसके बाद ये जो बॉल और उसके बाद आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ जो फॉल करते हुए कांस्टेंट स्पीड से नीचे की तरफ मूव करता है। इसको हम इस टर्मिनल वेलोसिटी में इसके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी को स्टूडेंट पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि हमारे पास व्हेन ड्रैग फोर्स बिकम इक्वल टू द वेट ऑफ फॉलिंग बॉडी then its velocity become constant. This constant velocity is called terminal velocity. स्टूडेंट टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है कि आप देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट जिसका कुछ वेट है, जैसे ये नीचे की तरफ फॉल करता है तो नीचे से एक आपने देखा था कि ड्रैग फोर्स इफेक्ट करती है। ये ड्रैग फोर्स क्या होती है? ये आपने देखा हमेशा अपोजिट होती है बॉडी के ऊपर। ठीक है, अगर बॉडी का वेट डाउनवर्ड है, ड्रैग फोर्स इसके अपोजिट में होगी। जिस तरह स्टूडेंट अगर आप अंधेरी के अपोजिट साइड, अगर आप एक आंधी आ रही है ना, आप आंधी की तरफ भागना शुरू कर दें तो क्या होगा कि आप एक फोर्स लगेगी, तो आप जितनी ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे उतनी ज़्यादा फोर्स से आपको आंधी आप पे फोर्स लगाएगी, तो उसको आप एक ड्रैग फोर्स का नाम दे सकते हैं जो कि आपको अपोज कर रही है। जिस तरह आपने देखा था कि अगर आप प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि गाड़ी से बाहर हैंड को अगर आपने निकाला था तो हैंड पे एक फोर्स लग रही थी एयर पार्टिकल की वजह से, उसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स, जो हमेशा इक्वल होती है और अपोजिट इन डायरेक्शन होती है। तो स्टूडेंट आपने बारिश के जो ड्रॉप्स देखे वो नीचे की तरफ क्यों फॉल कर रहे थे कांस्टेंट वेलोसिटी से, उसकी रीज़न आपने देख ली कि उसके ऊपर एक अपवर्ड ड्रैग फोर्स लग रही है जिसको हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था। ड्रैग फोर्स उसके वेट के इक्वल लगती है। ओके, एक और डेफिनेशन हम टर्मिनल वेलोसिटी की डिस्कस करते हैं। द मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी attained by the droplets when it's falling vertically downward is called terminal velocity. स्टूडेंट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ मूव कर रहा है, अगर जितनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी नीचे से उतनी ही ज़्यादा उसको एक ड्रैग फोर्स का सामना करना पड़ेगा जो उसके वेट के इक्वल होगी। इस जिसकी वजह से या तो बॉडी सस्पेंड कर जाएगी, एक जगह पर रुक जाएगी, या फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ मूव करेगा, जिसको आप टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। स्टूडेंट टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। उसके लिए हम कुछ इक्वेशंस को भी ड्रा करेंगे, उसके लिए एक्सप्रेशन भी निकालेंगे। उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि राइट अ नोट ऑन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव थ्रू एन फ्लूइड। कहता है एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो फ्लूइड के अंदर से मूव कर रहा है, फ्लूइड आप देख रहे हैं कोई भी लिक्विड या गैस है, ये फ्लूइड कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट देखें कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ फ्लूइड द फोर्स पुल द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट को इसके अंदर हम छोड़ते हैं तो ये नीचे की तरफ मूव करता है क्योंकि ग्रेविटी जो है इसको नीचे की तरफ, नीचे इसका जो वेट है या ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड देख रहे हैं आप। ठीक है, और उसके बाद ये जो फ्लूइड है ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर जितना इसका वेट होगा उतना ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा इसकी डेंसिटी की वजह से। अगर वाटर होगा तो ये आराम से, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए आराम से नीचे की तरफ आएगा। अगर एयर पार्टिकल की बात करेंगे तो उसमें ये थोड़ी सी स्पीड से नीचे आएगा क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। तो स्टूडेंट इस पर जो नेट फोर्स है उसको हमने फाइंड करनी कि नेट फोर्स क्या है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, इसमें नेट फोर्स कौन सी होगी ज़रा देखें। एक तो वेट है जो वो भी किसी फोर्स है जो डाउनवर्ड होगी, ठीक है, एफ जी उसका नाम दे दें।
और नीचे से जो एयर पार्टिकल है, जो ड्रैग फोर्स इसके ऊपर लगाएंगे ऊपर की तरफ, वो आप देख रहे हैं वो आपके पास एफ ईटा है, जो कि इसकी कांस्टेंट ड्रैग विस्कोसिटी की वजह से जो फोर्स इसकी अपवर्ड लग रही है। एज द रिजल्ट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इज मोशन थ्रू फ्लूइड इंक्रीज। जैसे ही नीचे की तरफ आता है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है ना, जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो नीचे से ऊपर की तरफ एक ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, वो क्या वो करेगी, इसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट करने की या इसको बॉडी को स्टॉप करने की कोशिश करेगी। दस रिजल्ट क्या आएगा, नेट फोर्स का जो टोटल फोर्स है इस पर स्टूडेंट क्या लग रही है, नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है वो भी एफ जी है, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो एफ ईटा है। तो हम इसके लिए जो नेट इक्वेशन बना लेते हैं, नेट फोर्स जो है वो इक्वल होगी वेट माइनस ड्रैग फोर्स के। नेट फोर्स क्या है जी, टोटल फोर्स की बात कर रहे हैं, वेट है डाउनवर्ड, ड्रैग फोर्स है अपवर्ड। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि आपके पास देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसमें एयर के पार्टिकल ऊपर की तरफ है और ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ आप देख रहे हैं वेट है और ऊपर की तरफ एयर पार्टिकल की फोर्स है। तो स्टूडेंट देखें आपके पास जो नेट फोर्स ये वाली, इसको हमने एफ से डिनोट किया है, वेट आपको पता है एम जी के इक्वल होता है, और जो ड्रैग फोर्स है उसकी इक्वेशन आपने पढ़ी थी 6 पाई ईटा आर वी होते थे। ठीक है, ये आपने स्टोक्स लॉ में निकाली थी। ओके, अब ज़रा जो फोर्स इस पर लग रही है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, फोर्स किसके इक्वल होती है, एफ इज इक्वल टू एम में। सेकंड लॉ की इक्वल आपने इक्वेशन पढ़ी थी सेकंड लॉ की, एफ इज इक्वल टू एम में, बाकी आपने इक्वेशन को सेम रख दिया है। अब स्टूडेंट इसमें क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है जी, इसकी वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही है। आपने देखा था अगर नीचे वाली फोर्स ऊपर वाली फोर्स के इक्वल हो जाए, डाउनवर्ड फोर्स इक्वल हो जाए अपवर्ड फोर्स के, तो ये एक टर्मिनल वेलोसिटी से फाइंड मूव करता है। टर्मिनल वेलोसिटी हमेशा एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, आपने स्टेटमेंट में डेफिनेशन में आपने इसको स्टडी किया। तो लिहाजा इसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे लाइक दिस। में यहाँ पे लिख दिया है कि एक्सेलरेशन जीरो है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, जिसको हम लिख सकते हैं एम जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी को आगे उस साइड पे ले जाएं तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी एम जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें क्या स्टेटमेंट मिली है, द ड्रैग फोर्स डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड। पहला पॉइंट यहाँ से कि ड्रैग फोर्स डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, जितनी ज़्यादा इसकी वेलोसिटी होगी डाउनवर्ड उतनी ज़्यादा अपवर्ड ड्रैग फोर्स इफेक्ट करेगी। द ड्रैग फोर्स इंक्रीज एज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज, एज द स्पीड ऑफ द ड्रॉपलेट्स कंटिन्यू टू इंक्रीज द ड्रैग फोर्स इवेंचुअली अप्रोचेस वेट इन मैग्नीट्यूड। जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी ड्रैग फोर्स भी इसके वेट के इक्वल हो जाएगी। जैसे इसके इक्वल होगी तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो आपने मैथमेटिकल भी प्रूव किया कि वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी और इसकी एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह बन सकता है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इसकी कितनी टर्मिनल वेलोसिटी इसके अंदर उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके रिलेशन को हम डिस्कस करते हैं। इक्वेशन आपके पास इस तरह आ सकता है, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ फ्लूइड। फ्लूइड लेंगे एक, जो कि एयर ले लें या आपको वाटर ले लें। एक्सप्रेशन ड्राइव करना है टर्मिनल वेलोसिटी के लिए कि एक ऑब्जेक्ट लें जो है फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट आपने बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन बनाई है कि आपके पास जो है एक फ्लूइड एयर ली हुई है आपने, ठीक है, जिसमें देखें कि ऑब्जेक्ट्स जो सफेरिकल टाइप में ले लें, नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, इसके ऊपर नेट फोर्स क्या लग रही है जो आपने अभी निकाली है कि ज़ीरो है। नेट फोर्स ज़ीरो होगी तो स्टूडेंट हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या होगी उसको हम डिस्कस करते हैं। कंसीडर अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ मैस एम। ये ऑब्जेक्ट है जिसका मैस एम है, मूविंग फ्लूइड विस्कोसिटी ईटा। स्टूडेंट ये इसकी जो एयर की विस्कोसिटी है, ये गाढ़ापन है, उसको हम एयर की विस्कोसिटी ईटा के नाम से शो करते हैं। और जो इस ऑब्जेक्ट की टर्मिनल वेलोसिटी है वो वी टी है। We know that the object will move with terminal velocity when its weight will equal to drag force. टर्मिनल वेलोसिटी स्टूडेंट कब होगी, जब इसका वेट ड्रैग फोर्स के इक्वल हो जाएगा। जब भी आपने इक्वेशन निकाली जिसको आपने इस तरह लिख सकते हो कि एम जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। ये आपने इक्वेशन को सेट किया था प्रीवियस स्लाइड में। तो यहाँ पे देखें ज़रा कि ये इसका जो वेट है एम जी इक्वल हो गया इसकी ड्रैग फोर्स की। ड्रैग फोर्स की ये वाली इक्वेशन है 6 पाई ईटा आर वी टी। वी टी स्टूडेंट यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी है, वी टी का आपने रिलेशन निकालना है। ठीक है, यहाँ से वी टी को आप अलग कर लें तो 6 पाई ईटा आर वी को डिवाइड कर दिया तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई, वी टी इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई 6 पाई ईटा आर वी। अब स्टूडेंट हमने टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है तो हमें उसके लिए ये देखना होगा
कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम क्या है और जो हमारे पास एयर पार्टिकल्स हैं या जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी क्या है, वो हमें उसको मद्देनज़र रखना है। तो पहले हम इसकी डेंसिटी की बात कर लेते हैं कि डेंसिटी का फार्मूला स्टूडेंट आपने पढ़ा था ना, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है जी, मैस पर वॉल्यूम होती है। यहाँ से मैस की इक्वेशन मैंने निकाल ली, एम इज इक्वल टू डेंसिटी रो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये डेंसिटी का फार्मूला से आपने मैस का इक्वेशन निकाली है ताकि आप एम की जगह पे इसको पुट कर सकें। तो वॉल्यूम स्टूडेंट क्या है, इस सफ़ेयर का, सफ़ेयर लिया हुआ है आपने, मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप ली है, आप सफ़ेयर ले सकते हैं। यहाँ पे ये समझ लें कि आप कंसीडर कर लें ये एक सफ़ेयर ही है। तो सफ़ेयर का जो, मैं इसको यहाँ पे सफ़ेयर बना भी देता हूँ ताकि ये एक सफ़ेयर है। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो हम देखते हैं 1/4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये वॉल्यूम है तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी जी, 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये कैसी आई इक्वेशन आपके पास, क्या आपने ये मैस आ गया, v की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट किया तो ये डेंसिटी रो वैसे की बाकी आपके पास ये इक्वेशन आ गई 1/4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि ये मैस की वैल्यू उठाएं, इस जगह पे पुट कर दें ये वी टी टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी वी टी क्या बनेगा स्टूडेंट, आप एम की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, ये आपने वैल्यू पुट कर दी एम की जगह पे, जो कि आपके पास आई है 4/3 पाई आर क्यूब एम जी डिवाइडेड बाई 6 पाई आर। ओके, इसको यहाँ से कोई चीज़ आपके पास कटती है तो काट दें, कोई कटिंग होती है, देखें ज़रा यहाँ से पाई से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, एक आर से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, यहाँ से इसको सॉल्व कर लें, 4/3 का 6 3 9 18 हो जाएगा, डिवाइड कर दें तो आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 2g/r² डिवाइडेड बाई 9 ईटा। ये आपके पास स्टूडेंट इक्वेशन है जिसमें 2g रो, ये डेंसिटी की साइन है, p नहीं है, ये साइन रो है, r² डिवाइडेड बाई 9 ईटा। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या शो हो रहा है आपको कि आपके पास जो टर्मिनल वेलोसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटी के, डेंसिटी के और रेडियस ऑफ सफ़ेयर के। जितना ज़्यादा रेडियस का सफ़ेयर होगा, सफ़ेयर का रेडियस होगा, बॉडी ऑब्जेक्ट बड़ी होगी, उतनी ही ज़्यादा टर्मिनल वेलोसिटी होगी, और जितनी ही ज़्यादा इसकी ग्रेविटी होगी टर्मिनल वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी इसमें, और डेंसिटी रो, जितनी इसकी रो होगी डेंसिटी होगी तो हम ये कह सकते हैं उसके उतनी ही ज़्यादा टर्मिनल वेलोसिटी होगी। लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, विस्कोसिटी के। ओके, अब स्टूडेंट आपके पास जो है एक इक्वेशन बन जाता है, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो पेपर में पूछ लिया जाता है, वाई फॉग ड्रॉपलेट्स अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर। सर्दियों में जब धुंध पड़ती है, फॉग के ड्रॉप्स वो एयर में सस्पेंड रहते हैं, ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, वो आपको अभी आप इसका आंसर देख सकते हैं क्योंकि आपने देख लिया कि उसकी रीज़न ये होती है कि जब भी कोई बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही होती है, नीचे से जो उसका ऊपर की नीचे जो अर्थ पुल कर रही है वो डाउनवर्ड इसका वेट होता है और अपवर्ड ड्रैग फोर्स होती है। जब ये वेट और ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाती है देन हम कहते हैं कि ये बॉडी सस्पेंड हो जाती है एयर में। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रैग फोर्स ऑन द फॉग ड्रॉप बिकम इक्वल टू वेट्स देन net force acting on the droplets is zero. In such a case, the droplets starting falling with a constant speed and appear to be suspended in air. इसी वजह से या तो ये सस्पेंड कर जाता है या कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ मूव करता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो हो जाती है। नेट फोर्स क्या होती है? दो फोर्सेस लग रही हैं स्टूडेंट, डाउनवर्ड जो लग रहा है वो इसका वेट है और अपवर्ड जो लग रहा है वो एयर के पार्टिकल्स हैं जिसको ड्रैग फोर्स कहते हैं, और जब ये इक्वल हो जाती हैं तो ये सस्पेंड रहते हैं। अब स्टूडेंट आपने एक क्वेश्चन शुरू में डिस्कस किया था कि ऐसा क्यों होता है कि एक टेनिस बॉल जो हेयर ड्रायर मशीन के ऊपर सस्पेंड रहती है ऐसे। उसकी रीज़न ये है, जैसे ही यहाँ से हम इसको ऑन करते हैं तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। देयर एयर इज इजेक्टेड फ्रॉम द नोजल विथ वेरी हाई वेलोसिटी। नोजल से, ये जो नोजल है यहाँ से बड़ी हाई स्पीड से एयर निकल रही होती है, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो नोजल के ऊपर डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि प्रेशर और जो वेलोसिटी है वो एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन में होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हुई है तो प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो गया है। ये हम बर्नौलीज इक्वेशन में पढ़ेंगे। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहती है कि अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो बॉल सस्पेंडेड
ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर अराउंड द नोजल। तो नोजल के अराउंड में, साइड में जो है वो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और इसके ऊपर जो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है देर, जिसकी वजह से ये जो बॉल है वो एयर में सस्पेंड रहती है। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया है। थैंक यू वेरी मच।